बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल तक हमने जो चैप्टर नंबर 19 है इसका पहला लेक्चर जो है वो मैंने कल रिकॉर्ड कर लिया था। आज मैं दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। सबसे पहले मैं उम्मीद करके आगे चलूँगा कि आपने वो लेक्चर सुन लिया होगा और जितना मैंने उसमें पढ़ाया था वो याद कर लिया होगा। जो अगला लेक्चर है इसमें सबसे पहले वो बात करेगा टाइप्स ऑफ ग्रोथ की। इसके बारे में मैंने कल ही बता दिया था कि ग्रोथ की कौन कौन सी टाइप्स हैं। दो किस्म की ही ग्रोथ होती हैं, एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और एक होती है सेकेंडरी ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है ये मैंने कल के लेक्चर में बता दिया था, वो मैं आज रिपीट नहीं करूंगा। प्राइमरी ग्रोथ बेसिकली हम कहते हैं कि जब किसी चीज़ के साइज हाइट में इजाफा हो, ठीक है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जो एपेक्स है, ऊपर वाली एपेक्स या नीचे वाली एपेक्स जो है वो उसमें जो अजाफा होता है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ हम कहते हैं कि जब किसी चीज़ की girth girth में इजाफा हो, किसी चीज़ का डायमीटर में इजाफा हो, किसी चीज़ की मोटाई में इजाफा हो। तो जो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। तो ये जो है वो मैंने यहाँ ये इसमें जो समझने वाली चीज़ है वो सिंपल एक चीज़ है और वो ही मैं आपको बताना चाहूँगा। और वो चीज़ ये है कि अगर कोई पौधा है जिसकी ये एक पौधा है, हमें पता है कि जब मैं यहाँ से यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम्स होती है, तो अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ ग्रो करे, यहाँ पर भी एपिकल मेरिस्टम ही होगी, ठीक है। या फिर यहाँ से पौधा नीचे की तरफ ग्रो करे, यानी उसकी रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करे, तो ये प्राइमरी ग्रोथ है, ठीक है। लेकिन बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इस पौधे की एक ये शाख है और शाख के यहाँ पर भी, शाख के यहाँ पर भी एपिकल मेरिस्टम ही होगी, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम एपेक्स पे होती है। तो अगर इस ये जो शाख है ये अगर यहाँ से आगे की तरफ ग्रो करे और ये शाख का साइज बढ़ जाए, तो ये क्या, ये प्राइमरी ग्रोथ होगी या सेकेंडरी ग्रोथ होगी? तो इसका जवाब है कि ये भी प्राइमरी ग्रोथ ही है, क्योंकि इसमें भी एपिकल मेरिस्टम्स ही इन्वॉल्व हैं, पहली बात ये, और इससे भी लेंथ में ही इजाफा हो रहा है। वो चाहे लेटरल यानी कि लेटरली लेंथ में इजाफा हो रहा है, लेकिन हो लेंथ में इजाफा रहा है, डायमीटर में इजाफा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखो आप यहाँ से अगर ये ग्रोथ करती है ये शाख और इतनी शाख बन जाती है, तो ये भी प्राइमरी ग्रोथ ही होगी, ठीक है। प्राइमरी प्राइमरी टिश्यू इज एडेड बाय द एपिकल मेरिस्टम, सिंपल बात है। और सेकेंडरी टिश्यू जो है वो इंटरकैलरी और या फिर वॉस्कुलर कैम्बियम की वजह से होता है और इसकी वजह से थिकनेस में इजाफा होता है। बस ये बात याद रखना है कि उसमें प्राइमरी में लेंथ में और इसमें थिकनेस में, इसमें एपिकल मेरिस्टम इन्वॉल्व है, इसमें इंटरकैलरी और वॉस्कुलर कैम्बियम इन्वॉल्व है। वास्कुलर कैम्बियम आपको पता है कि लेटरल मेरिस्टम का पार्ट है, वास्कुलर और कोर कैम्बियम दोनों लेटरल मेरिस्टम में आते हैं। तो जब ये ग्रो करते हैं तो पौधे की डायमीटर में इजाफा होता है। आगे बात करेगा ये फेजेस ऑफ ग्रोथ की। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर प्लांट इज डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस। जो किसी भी प्लांट की मल्टीसेलुलर प्लांट बेसिकली वो प्लांट जिसके एक से ज्यादा सेल हैं उसको मल्टी सेलुलर प्लांट कहते हैं। इस डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस और इसके इसकी जो ग्रोथ है उसको उसके 4 हिस्सों में हम उसकी ग्रोथ को डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेल डिवीजन, इलोंगेशन, मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ना ये बिल्कुल ऐसे बच्चों बच्चों वाली हैं। इनमें आपको थोड़ा सा एक दफ़ा भी अगर आप गौर से इनको पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। सेल डिवीजन में बेसिकली सेल डिवाइड होते हैं और हमें पता है कि सेल कैसे डिवाइड होते हैं, माइटोसिस से या मियोसिस से, बताएंगे। माइटोसिस से डिवाइड होते हैं सेल ये वाले, ठीक है। मियोसिस जहाँ पर होती है वो आपको पता है, आप पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं मियोसिस कहाँ पर इन्वॉल्व होती है और माइटोसिस कहाँ पर इन्वॉल्व होती है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज बाय माइटोसिस, यही मैंने बात की। इट अकर्स एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट वेयर सेल्स आर स्मॉल। अच्छा, और ये यानी कि माइटोसिस हो कहाँ रही है, सेल डिवीजन वाला एरिया होता कहाँ पर है, ये होता है टिप ऑफ रूट और शूट पे, यानी कि जड़ों और जो तना होता है उसकी टिप्स जो होती हैं वहां पर ये सबसे ज्यादा सेल डिवीजन हो रही होती है।
वहाँ पर बहुत तेजी से सेल डिवीजन हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पर एपिकल मेरिस्टम होती है, और मेरिस्टम मेरिस्टम का काम, मेरिस्टम कल कल मैंने मेरिस्टम पर ही तकरीबन सारा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था। और वो कल वाला लेक्चर सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप दोबारा भी सुन सकते हैं अगर आपको एक दफा समझ ना आए तो। वहाँ मेरिस्टम का काम ही डिवाइड होना है और डिफरेंशिएट होना है आगे। जो सेल्स डिवाइड होते हैं ना, उनकी कुछ खासियतें होती हैं। वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तकरीबन एक जैसे ही सेल हैं। जो कि एक्टिवली डिवाइड होने वाले सेल्स होते हैं ना, उनकी कुछ खासियतें हैं, और वही खासियतें यहाँ पर लिखी हुई हैं। वो वाले सेल्स आमतौर पर छोटे होते हैं आम सेल्स दूसरे सेल्स की निस्बत, बाद में वो बड़े होकर और फिर डिवाइड होते हैं, लेकिन पहले वो छोटे होते हैं। उनके स्फेरिकल न्यूक्लियाई होते हैं लाइंग इन द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा, इसमें ना मैं ये इसने खास तौर पर ये वाली जो करेक्टरिस्टिक्स क्यों बताई हैं। आपको पता है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? प्लांट पौधे का जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? एनिमल के सेल का स्ट्रक्चर आपने अक्सर औकात देखा होगा, एनिमल का सेल। और आपको पता भी होगा एनिमल के सेल में के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी अपरेटस, फिर राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें हैं, और कुछ छोटे मोटे वैक्यूल्स पड़े होते हैं, ठीक है। क्या प्लांट के सेल का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं क्या प्लांट के सेल का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है? प्लांट के सेल का स्ट्रक्चर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, हमें भी पता है कि, और आपको भी पता होना चाहिए है कि प्लांट के सेल का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 4 है वो सेल के बारे में ही हमें बताता है। और अगर दोनों बुक्स में से अगर कोई 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिए जाएं तो वो 5 चैप्टर्स में ऐड होता है। वो जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी भी बच्चे ने बायो अच्छी इस तरीके से पढ़नी है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग चैप्टर नंबर 4 जो फर्स्ट ईयर का है उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहां पर भी बताया, मैं आपको पिक्चर भी दिखा देता हूँ कि प्लांट का जो सेल होता है ये इसमें ये कैसा होता है। ये आपके सामने एक प्लांट का सेल आ चुका है, लिखा हुआ है। मैं शाउट आउट देना चाहूंगा बाईजूस को। बाईजूस बेसिकली एक लर्निंग ऐप है, इंडिया में है, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी स्टूडेंट्स को घर में बैठे ही पढ़ाते हैं। शाहरुख खान को आपने इसकी एड में देखा होगा। अच्छा, ये प्लांट का एक सेल का, प्लांट के सेल की उसने एक डायग्राम बनाई है कि प्लांट का सेल हमें इस तरह से नजर आता है माइक्रोस्कोप के नीचे। इसमें ये स्कीमेटिक डायग्राम होती है, ये बिल्कुल एक्चुअल नहीं होती माइक्रोस्कोप के नीचे। असल में प्लांट का सेल असल में इस तरह नहीं नजर आता, लेकिन ये स्कीम है उस यानी कि स्कीम का मतलब है कि इस तरह की चीजें इतने इतने साइज की होती हैं तकरीबन, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो ये सेंटर में वैक्यूल, बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। बहुत बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट के सेल के दरमियान में, एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है जिसको सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं। ये लिखा हुआ है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। और इस बड़े वैक्यूल की वजह से जो इसका न्यूक्लियस होता है वो पेरिफेरी की तरफ पुश हो जाता है। पेरिफेरी आपको पता है, साइडों वाले एरिया को पेरिफेरी कहते हैं ना किसी चीज के। तो ये न्यूक्लियस इसका साइडों की तरफ पुश हो गया है, ठीक है। बाकी चीजें इसमें सेम ही है। बाकी इसमें सेल वॉल होती है, बस प्लांट के सेल में एक ज्यादा फर्क वाली यही बात है कि इसमें सेल वॉल होती है। इसके अलावा इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में क्लोरोप्लास्ट का काम होता है। राइबोसोम एनिमल सेल में भी होता है, इसमें भी गोल्गी वेसिकल एनिमल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। न्यूक्लियस प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। न्यूक्लियोलस भी प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेम इसी तरह ही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कहते हैं, और स्मूथ को स्मूथ क्यों कहते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताएं। वीडियो पॉज करें और बताएं। रफ को रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम होते हैं और उसका मेन काम प्रोटीन पैदा करना होता है। स्मूथ के ऊपर राइबोसोम नहीं होते और उसका काम कुछ और होता है, वो स्टीरॉइड की सिंथेसिस करता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं, उनकी उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। ये सारा कुछ आपने वहाँ पढ़ा होगा। ये स्टार्च के कुछ ग्रेन्स यहाँ पर इसने दिखाए हैं। और सेल वॉल जो है ये नहीं होती एनिमल सेल में, और सेंट्रल वैक्यूल भी नहीं होता एनिमल सेल में। और ये जो क्रिस्टल्स वगैरह रेफाइड क्रिस्टल ये भी नहीं होते। अच्छा जी। तो यहाँ पर जो, लेकिन यहाँ पर जो उसने ये मैंने सारी जो अभी 2-3 मिनट लगाकर बात की है, सबको प्लांट का एक सेल दिखाया है। यहाँ पर जो मैंने आपको यहाँ पर जो सेल की करेक्टरिस्टिक बताएगा वो इस तरह का सेल नहीं है।
ये देखो, जो सेल तेजी से डिवाइड हो रहे हैं, जो टिप टिप ऑफ रूट और शूट पर हैं, पहली बात है वो सेल छोटे हैं आम सेल से। दूसरे नंबर पर उनका स्फेरिकल न्यूक्लियाई है और वो लाइंग इन द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म है। यानी कि इन वाले सेल्स में जो बड़ी तेजी से डिवाइड हो रहते हैं, इनमें मेन मेन इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंस है वो न्यूक्लियस की है। क्यों? क्यों है न्यूक्लियस की मेन इंपॉर्टेंस डिवाइड होने वाले सेल्स में? बताओ आप, क्यों न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस है? हमेशा डिवाइड होने वाले सेल्स में न्यूक्लियस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो उसमें डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से आगे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और वो प्रोटीन अगर बनेगी तो एक सेल से दूसरा सेल की मटेरियल तैयार होगा ना, ये बात सिंपल है। लेकिन जब वही सेल मेच्योर हो जाता है, ऐसा सेल होता है, ये मैंने जैसा आपको दिखाया, ऐसा सेल होता है, ये मेच्योर हुआ हुआ है, प्लांट का एक सेल है, इसमें वैक्यूल सेंटर में है, और इसकी वैक्यूल की ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस है, लेकिन वैक्यूल की भी इंपॉर्टेंस है। वैक्यूल की इंपॉर्टेंस हमें क्यों है भला? इतना बड़ा ये भरा हुआ वैक्यूल क्यों है सेल के दरमियान में, आपको पता है क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इतने बड़े वैक्यूल की वजह से टर्गर प्रेशर जनरेट हो रहा है, ठीक है, और ये टर्गर प्रेशर जो है वो टर्जिडिटी देता है, और इसकी वजह से ही पौधे सीधा खड़ा हो पाते हैं। ये देखो, ये जो वैक्यूल है ये इस तरह टर्गर प्रेशर सेल वॉल पर लगा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से सेल अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पा रहा है, और जो टर्गर प्रेशर की वजह से इनकी शेप मेंटेन हो रही है। इसके बारे में हमने टर्जिडिटी टर्गर प्रेशर के बारे में बहुत बात की थी, ठीक है। तब मैंने शायद ये वाली आपको, मुझे तभी ये दिखानी चाहिए थी पिक्चर, तब मैंने नहीं दिखाई, लेकिन चलो मैंने अब दिखा दी। ठीक है। तो ये टर्गर प्रेशर का सारी खेल है, बड़ा सारा वैक्यूल दरमियान में रखने का और न्यूक्लियस साइड पर साइड लाइन करने का। एनिमल में चूंकि टर्गर प्रेशर की जरूरत नहीं है, एनिमल के सेल को टर्गर प्रेशर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनिमल में सपोर्ट देने के लिए क्या है, हमें सपोर्ट देने के लिए पूरे का पूरा एक अलग सिस्टम है, जिसको हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं, बोन्स वगैरह हैं, तो वो हमें सपोर्ट देती है, लेकिन इनमें बोन्स नहीं होती पौधों में, तो इनमें ये टर्गर प्रेशर की वजह से सारी सपोर्ट मिलती है इनको। और ये सेल नॉन वैक्यूलेटेड होता है। ये देखो, बड़े मजे की बात है ये कि ये वाला सेल जो होगा ये नॉन वैक्यूलेटेड होगा, यानी कि इसमें वैक्यूल नहीं होंगे। ये वो वाले सेल है जो एक्टिवली डिवाइड हो रहे हैं, इनका टारगेट प्रेशर में कोई रोला शोला नहीं है, मतलब उसमें इनका कोई रोल नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन ईच डॉटर सेल प्रोसीड टू इनलार्ज। जब डिवीजन होती है तो जो डॉटर सेल्स बनते हैं, आमतौर पर सेल के जो बेटे होते हैं, इनके एक सेल से जो दो बेटे निकलते हैं, उनको बेटियां कहते हैं, हम डॉटर सेल कहते हैं, ना कि सन सेल कहते हैं। डॉटर सेल जो होते हैं वो फिर बड़े होने शुरू हो जाते हैं। सिंथेसिस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल मटेरियल आल्सो टेक्स प्लेस इन दिस जोन। और इसके बाद वो कह रहा है कि सेल डिवीजन में ही, यानी कि सेल डिवीजन वाला जो एरिया है, यानी कि सेल डिवीजन वाला कौन सा एरिया है, वो है टिप ऑफ रूट और शूट। इसी ही एरिया में साइटोप्लाज्म भी बनता है और सेल वॉल के मटेरियल भी बनते हैं। सेल वॉल का मटेरियल क्या होता है? साइटोप्लाज्म में तो लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, पानी वगैरह और कुछ प्रोटीन्स वगैरह होती है। सेल वॉल में क्या होता है? सेल वॉल में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, और वो होता है पेप्टिडोग्लाइकेंस, सॉरी सेलुलोज होती है इनकी, पेप्टिडोग्लाइकेंस उनमें होता है बैक्टीरिया में। तो ये सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल में क्या होता है, ये भी आप जाके वहीं से पढ़ सकते हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर की बायो से। तो जो सेल वॉल का मटेरियल जो भी होगा और साइटोप्लाज्म का जो भी मटेरियल होगा, वो भी सेल डिवीजन वाले एरिया में ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब सेल डिवीजन से जब हम टिप टिप से नीचे की तरफ आएंगे, थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, तो हमें जोन ऑफ इलोंगेशन नजर आएगा। जोन ऑफ इलोंगेशन में बेसिकली जो होगा वो लिखा हुआ है, वो हम देख लेते हैं। इलोंगेशन का मतलब होता है लंबाई, लंबा हो जाना किसी चीज का। A little distance from apex of root and shoot lies the zone of elongation and is only a few millimeters in length. ये छोटा सा जोन ऑफ इलोंगेशन होता है। ड्यूरिंग इलोंगेशन, इलोंगेशन में क्या होता है? द सेल वॉल्यूम इंक्रीजेज अप टू 150 फोल्ड। सबसे पहली बात यह है कि सेल का वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, 150 गुना तक बढ़ जाता है। फोल्ड का मतलब होता है गुना। सेल का जो वॉल्यूम है वो 150 गुना तक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसमें पानी काफी मिकदार में आ जाता है, और फिर वैक्यूल भी बनता है। प्लास्टिसिटी ऑफ सेल वॉल इंक्रीजेस। दूसरे नंबर पर क्या है? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब है कि वो सेल वॉल की लचक जो है वो बढ़ जाती है। एंड वॉल प्रेशर इज रिड्यूस्ड। और वॉल प्रेशर जो होता है ये भी, ये रिड्यूस हो जाता है। ये बच्चों को कभी कभी समझ में नहीं आता कि प्लास्टिसिटी तो बढ़ गई, पानी भी बढ़ गया, लेकिन वॉल के ऊपर लगने वाला प्रेशर क्यों रिड्यूस हो गया? ये सिंपल फिजिक्स की बात है, ठीक है। ये शायद मुझे भी तब नहीं समझ आ रही आई होगी। ये सिंपल फिजिक्स की बात है कि जितनी ये दीवार जो है ना, ये फर्ज करे ये कोई
सेल है और इसके अंदर पानी है, ठीक है, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। तो जितनी ये दीवार सख्त होगी ना, इसकी दीवारें सख्त होगी, उतना ही ज्यादा जो पानी है ना वो उसके ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर डालेगा। ठीक है, उतना ज्यादा प्रेशर डालेगा। ठीक है। और अगर ये जितनी दीवारों को मैं लचकदार बना दूंगा ना, जितना ये इन दीवारों को मैं लचकदार बना दूंगा, उतना ही प्रेशर जो चाहे पानी में बढ़ा भी दूं, लेकिन प्रेशर कम होगा। सेम सेम। अगर फर्ज करो उतना ही पानी में, पानी नहीं बढ़ा रहा, मैंने 100 जो है वो 1 लीटर पानी डाल दिया अंदर, ठीक है, एक सेल के, मिसाल दे रहा हूँ, असल में एक सेल के अंदर 1 लीटर पानी नहीं जा सकता, लेकिन 1 लीटर पानी मैंने, सॉरी ये मैं कलर चेंज कर लूँ एक दफा। चले, देखो ये मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया, ठीक है, इस सेल के अंदर। तो अगर इसकी दीवारें जो हैं, ये नीली दीवारें सख्त हैं, ठीक है, फर्ज कर लो 1 मिनट के लिए, ये नीली दीवारें, प्लास्टिसिटी इनकी कम है और ये सख्त है, तो ये ज्यादा प्रेशर डालेंगी। ठीक है, पास्कल्स में होता है ना प्रेशर का यूनिट, पास्कल है, तो ये ज्यादा प्रेशर डालेंगी। ठीक है, फर्ज करो ये 5 पास्कल डाल रही है। लेकिन अगर मैं इन दीवारों को लचकदार बना दूं, ठीक है, किसी तरीके से मैं इन दीवारों को लचकदार, या मैंने रेड जो किया है, वो यार, ये मैंने जो रेड कर रहा हूँ ये मैं लचकदार बना रहा हूँ दीवारों को, ठीक है। तो अब मैंने दीवारों को लचकदार बना दिया, तो पानी चाहे उतना ही रहा, प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर 2 पे आ जाएगा। ठीक है। और आपको मैं सिंपल सा एक बात भी बताता हूँ कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है हमारे हमारे जिस्म में, इंसानों के जिस्म में जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और आपको पता है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है इंसानों के अंदर। ब्लड प्रेशर क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो आपका क्या मतलब है, कि आपका क्या ख्याल है कि उस इंसान में पानी ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। क्या मतलब, इसका क्या मतलब ये है कि क्या उसका जो पानी, उसके जिस्म में, उसकी नालियों में पानी बढ़ गया जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या उसका दिल जो है बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ये दोनों ही काम कुछ कंडीशन में हो भी सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मली जो हम कहते हैं ना कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ये इस वजह से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा होता। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है कि जो नालियाँ होती हैं ना, खून की नालियाँ होती हैं, वो सख्त हो जाती हैं। ये जो नालियाँ जब ये सख्त हो जाती हैं, तो चाहे पानी ब्लड उतना ही हो, और दिल भी उतनी ही फोर्स के साथ, ये दिल है, और दिल भी चाहे उतनी ही फोर्स के साथ पंप कर रहा हो ब्लड को इन नालियों के अंदर, सेम सेम ही हर चीज है, पानी ब्लड भी उतना ही है, दिल की फोर्स भी उतनी है, लेकिन अगर ये नालियां सख्त हो गई है ना, तो इन नालियों पर लगने वाला जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये फिजिक्स का रूल है। ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं ये, और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर असल में इंडिकेशन होती है, एक अलामत होती है कि ये नालियां सख्त हो रही हैं, अब बचा लो बंदे को, नालियां सख्त हो रही हैं कभी कभी, और ये अगर इतनी सख्त हो गई और प्रेशर इतना ही बढ़ गया तो फिर ये फट जाएंगी, और जब ये फटेंगी, फर्ज करो ये दिमाग में फट जाएंगी, तो स्ट्रोक हो जाएगा बंदे को, ब्रेन हेमरेज जिसे कहते हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। ठीक है, दिल की कोई नाली फट गई तो वहां पर मसले हो जाएंगे, कहीं और फट गई तो फिर वहां पर मसले हो जाएंगे। चलो जी। तो इस वजह से प्लास्टिसिटी जो है वो सेल की वॉल की इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वॉल का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। सिंथेसिस ऑफ न्यू साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल मटेरियल प्रोसीड्स ऑन, और यहाँ पर भी जो साइटोप्लाज्म और सेल वॉल का मटेरियल है उसकी जो तैयारी है, यानी कि उसकी प्रोडक्शन है, वो जारी रहती है। ड्यूरिंग, अब आ गया मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज, द फाइनल साइज ऑफ अ गिवन टाइप ऑफ सेल इज अटेन्ड, यानी कि कोई भी किस्म का जो सेल है उसका में जो फाइनल साइज है ना, वो यहाँ पर अटेन हो जाता है, हासिल हो जाता है। मतलब सेल कंप्लीट हो जाता है, सेल के साइज के हिसाब से सेल कंप्लीट हो जाता है। The cell which develop into pith, cortex and certain other tissues do not elongate further along the axis, while the other cells like fibers and tracheids elongate other length wise more than in other directions. ये अगर मैं आपको यहाँ से भी दिखाऊं, ये पिक्चर आपके सामने आई होगी, ये सेंटर में पिथ वाले एरिया होते हैं, पिथ होती है, और ये यही कह रहा है कि ये जो पिथ वाले एरिया के जो सेल है ना, ये मजीद साइज इनका बढ़ता नहीं है। लेकिन ये जो फाइबर तो ट्रेकियोइड्स कहाँ पे होते हैं, ट्रेकियोइड्स कहाँ पे होते हैं, ट्रेकियोइड्स नहीं है, ट्रेकियाइड्स है। ट्रेकियाइड्स और फाइबर्स कहाँ पे होते हैं बेसिकली, ये जाइलम फ्लोएम के सेल्स की बात कर रहा है। ये आपको ज्यादा बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेटरी उसने पहले ही समझा दिया, इसलिए वो यहाँ पर नहीं बता रहा दोबारा दोबारा से कि ये कौन से सेल है। ये असल में उसने बायो के फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 14 में बताया है, ठीक है। तो अगर आपने उसे अच्छा पढ़ा होता तो जो है वो आपको भी पता होता कि फाइबर स्ट्रेकियाइड्स कहाँ पे होते हैं, लेकिन आपने उसको अच्छा नहीं पढ़ा तो फिर, और आपने अच्छा नहीं पढ़ा इसकी ही निशानी है कि आपके फर्स्ट ईयर में बायो के नंबर कितने आए हैं। चले,
तो फाइबर्स और ट्रेकियाइड्स जाइलम और फ्लोएम में होते हैं, ठीक है। तो चूंकि जाइलम और फ्लोएम का काम होता है जड़ों से पानी ऊपर लेके जाना और खुराक वगैरह की तरसील करना, ये सारा वहां लिखा हुआ है। तो चूंकि तो फिर ये वाले जो सेल होते हैं ना, फाइबर्स और ट्रेकियाइड्स यानी जाइलम फ्लोएम के जो सेल हैं, ये लंबाई में बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ये बात कर रहे हो यहाँ पर। व्हेन द सेल इनलार्जमेंट सीजीज का मतलब होता है रुक जाना। कह रहा है जब सेल की इनलार्जमेंट रुक जाती है, द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट। तो प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। डिफरेंशिएशन मैंने कल भी बहुत तफसील से समझाया था क्या होता है। कि डिफरेंशिएशन होता है कि जो भी सेल होता है उसका काम अगर उसको सौंप दिया जाए और उस तरह का उसका स्ट्रक्चर भी बन जाए, तो ये उसका उसकी डिफरेंशिएशन है। During this growth phase, the wall of cells become thicker. The wall of many kinds of cells and tissues become pitted. Thickening appear on the walls of xylem vessels. Cells of various tissues differ in spatial dimension and many structural features develop. तो वो कह रहा है कि इस वाले ग्रोथ फेज में सेल की वॉल थिक हो जाती है। बहुत सारी किस्मों के जो सेल हैं पौधे के अंदर ही वो पिटेड हो जाते हैं। पिटेड का मतलब है कि उनमें सुराख हो जाते हैं, ठीक है। तो जो इसमें तो जो बात यहाँ पर कर रहा है वो यही कर रहा है कि कैसे सेल के स्ट्रक्चर जो है वो नए नए स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, लेकिन हर सेल में हर स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता। उस सेल ने जो काम करना होता है वो उसी किस्म का उसके अंदर स्ट्रक्चर भी बन जाता है। मिसाल के तौर पर ये वॉल जो होती है सेल की वो थिक हो जाती है। मिसाल जाइलम सेल की जो वॉल है वो अच्छी वाली थिक होती है। जाइलम के सेल ने चूंकि पानी की ट्रांसपोर्ट करनी होती है तो इनकी वॉल्स थिक हो जाती है। The walls of many kinds of cells and tissues become pitted. Pitted का मतलब है कि कुछ यानी कि सेल वॉल के अंदर कुछ ऐसे एरियाज जो कि बड़े ही मतलब पिटेड का वैसे मतलब सुराख कर वो करना होता है, लेकिन यहाँ पर पिटेड का एक्चुअल मतलब सुराख करना नहीं है। वहां पर सेल वॉल पिटेड वाले एरियाज में सेल वॉल जो होती है वो बहुत ज्यादा थिन हो जाती है, ठीक है। आमतौर पर सेल वॉल थिक होती है लेकिन वहां पर थिन हो जाती है क्योंकि वहां से फिर ट्रांसपोर्ट एक सेल से दूसरे सेल में अच्छे तरीके से हो सकती है। थिकनिंग अपीयर्स ऑन द वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स, ठीक है। जाइलम वेसल्स की जो वॉल होती है, जाइलम वेसल्स क्या होती है ये भी वहीं पर चैप्टर नंबर 14 में लिखा हुआ है। तो वहाँ यहाँ पर कुछ थिकनिंग अपीयर हो जाती है लिग्निन की वजह से। लिग्निन की वजह से थिकनिंग अपीयर होने की वजह से ये जो है यानी कि कोलैप्स नहीं करती, ये अच्छे तरीके से अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करती हैं और पानी के ट्रांसपोर्ट करवाती रहती हैं। सेल्स ऑफ वेरियस टिश्यूज डेवलप डिफरेंट स्पेशल डायमेंशन। स्पेशल का मतलब उनकी लेंथ विड्थ जो है वो चेंज हो जाती हैं। वो हर लिहाज से जो सेल का स्ट्रक्चर है वो वैसा ही बन जाता है जैसा कि उसको उसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जरूरी होता है। इसी को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है जी। कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, अच्छा ये नीचे शायद उसने ये दिखाया हुआ है, देखो ये टिप पर सेल डिवीजन का जोन है और इसके ऊपर अगर हम टिप से थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो इलोंगेशन का जोन है और उसके बाद मैच्योरेशन का जोन है और फिर डिफरेंशिएशन होती रहती है, ठीक है। ये देखो इसने ये वो जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ ना क्रॉस सेक्शन, ये इसने यहाँ पर दिखाया हुआ है कैसे देखो वॉस्कुलर सिलेंडर है और फिर बाहर की तरफ अ, ये यानी कि ये फ्लोइम है, ये जाइलम है और यानी कि सॉरी जाइलम जो है वो ये देखो ये फ्लोइम दिखाया हुआ है और ये जाइलम, ये इसने बहुत ही करीब करीब करके हर चीज दिखाई हुई है। वहां से हमें अच्छे तरीके से नजर आ सकता है। द ग्रोथ रेट इज इन्फ्लुएंस बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है कंडीशन ऑफ ग्रोथ का, कि ग्रोथ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उनमें से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर्स है। जैसे एक्सटर्नल क्या टेम्परेचर है, लाइट का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर न्यूट्रिशन, और इंटरनल फैक्टर्स है हार्मोन्स और विटामिन। यानी कि ये वो चीजें हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो कि ग्रोथ पौधे की ग्रोथ में को अफेक्ट कर सकती हैं। कैसे करती हैं ये नीचे उसने सारी एक्सप्लेनेशन दी है। टेम्परेचर, एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात, एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि जो पौधे के अंदर नहीं है बाहर से हैं उनको हम एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं ना। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो सबसे पहला फैक्टर है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ ग्रोथ विद इन अ सर्टेन रेंज। यानी कि ये 0 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असर डालना। नॉर्मली रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ जाएगा, कम होगा तो रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम ग्रोथ द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। मैक्सिमम ग्रोथ के लिए चाहिए कि बाहर का टेम्परेचर ये इतना रहना चाहिए, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड।
एंड इट इज द लीस्ट एट 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और कम से कम भी अगर हो तो 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। बट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर जैसे 35 से 40 पर द रेट ऑफ ग्रोथ स्टॉप्स एंड द प्लांट में डाई, और इतने ज्यादा टेम्परेचर पर पौधा मर भी सकता है, ठीक है। लाइट की बात कर रहे हैं, लाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। बिल्कुल हमें पता है कि लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बाय लाइट वी मीन द फ्रैक्शन ऑफ लाइट विच इज अब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अच्छा, उसने ये कहा है कि लाइट से मुराद वो वाली लाइट है जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी लाइट यूज होती है, ये आपको वहीं से पता चल जाएगा फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से। चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर की बायो में लिखा हुआ है कि कितनी से कितनी वेवलेंथ तक की लाइट जो है वो पौधा क्लोरोप्लास्ट जो है वो ऑब्जॉर्व करके फोटोसिंथेसिस में यूज कर सकते हैं। जनरली लाइट इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ इन 3 ways: इंटेंसिटी, क्वालिटी, ड्यूरेशन। वो कह रहा है लाइट 3 तरीके से असर डाल सकती है। इंटेंसिटी यानी कि रोशनी की शिद्दत क्या है, क्वालिटी मतलब उसकी वेवलेंथ क्या है, उसका रंग क्या है लाइट का, और ड्यूरेशन उसका दुरानिया कितना है रोशनी का। द इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है जी, अगर इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो सेल डिवीजन बढ़ जाएगी। द रेड लाइट, ये इसने इंटेंसिटी की बात कर दी, ठीक है, इंटेंसिटी की बात कर दी। इन तीनों को ही वो एक एक करके डिस्कस करेगा। अब वो क्वालिटी की बात करेगा। द रेड लाइट फेवर्स इलोंगेशन ऑफ सेल्स एंड ब्लू लाइट इनहेंसेस सेल डिवीजन बट रिटार्ड सेल एनलार्जमेंट। यानी रेड लाइट की कोई और वेवलेंथ होती है, रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है और ब्लू लाइट की वेवलेंथ कम होती है, जितना मुझे याद है। फिजिक्स मुझे अभी थोड़ी सी बोली हुई है, ये आप देख सकते हैं, आपको तो ज्यादा पता होना चाहिए मेरे से इस बारे में। तो रेड लाइट की और वेवलेंथ, तो क्वालिटी मैंने यहाँ पर भी बताया था, क्वालिटी से मुराद है लाइट का वेवलेंथ, और वेवलेंथ पर ही डिपेंड करता है लाइट का कलर क्या है, ठीक है। तो रेड लाइट क्या करती है, सेल की इलोंगेशन को बढ़ा देती है, और ब्लू लाइट क्या करती है, सेल के डिवीजन को बढ़ा देती है। सिमिलरली अल्ट्रावायलेट रेज आर आल्सो आल्सो रिटार्ड सेल इल्यूमिनेशन। अल्ट्रावायलेट वो वाली लाइट होती है जो हमारी आंखें नहीं कैप्चर कर पाती, ठीक है, इनकी वेवलेंथ और कम होती है, और ये भी सेल इल्यूमिनेशन को कम कर देती है। रिटार्ड का मतलब होता है कम कर देना। आपने सुना होगा मेंटली रिटार्डेड के, मेंटली रिटार्डेड का मतलब होता है कि जो दिमागी तौर पर नीचे हो जाए। ड्यूरेशन ऑफ लाइट अफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। वो कह रहा है कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मैंने कल भी बताया था थोड़ा, कि पौधे में जो हिस्से रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं ना वो सारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, और उनके अलावा जितने हिस्से हैं वो सारे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर हैं। जैसे रूट है तो रूट पौधे के रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती, तो वो वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव रूट कहते हैं उसे। इट आल्सो प्ले, वो कह रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो होती है ये वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों की ही ग्रोथ में पार्ट प्ले करती है। इट आल्सो प्ले द रोल इन इंड्यूसिंग और सप्रेसिंग फ्लावरिंग। द फेनोमेना इज नोन एज फोटोपीरियोडिज्म। अच्छा, लाइट की जो ड्यूरेशन, अच्छा इसने इस पैराग्राफ में आपको ये तो पता चल गया होगा, पहले उसने इंटेंसिटी फिर क्वालिटी और अब ड्यूरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। ये तीन चीजें इसने इस पैराग्राफ में डिस्कस की हैं। और ड्यूरेशन जो लाइट का है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटो पीरियोडिज्म में भी, यानी कि रात कितनी देर तक रहेगी, ये जो है वो पौधे की फ्लावरिंग को करवाने में, और या पौधे की फ्लावरिंग को सप्रेस करने में, रोकने में पार्ट प्ले करती है, और इस फेनोमेना को हम फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। ये कहीं पर ना आपकी बुक में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, शायद इससे पिछले चैप्टर में ही अच्छे से लिखा हो, जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया उसमें ये लिखा हुआ है कि वो रात टाइम कौन सी लाइट होती है ज्यादा तो फिर पौधा फ्लावरिंग करता है, और दिन टाइम कौन सी होती है तो फिर पौधा नहीं करता, या इस तरह। यानी कि जो हम शॉर्ट डे प्लांट्स और लॉन्ग डे प्लांट्स की जिन जो हम बात करते हैं, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट्स जो होते हैं वो छोटे दिनों में फ्लावरिंग करते हैं, और लॉन्ग डे प्लांट्स लंबे दिनों में फ्लावरिंग करते हैं, साल के उस समय फ्लावरिंग करते हैं जो कि जब दिन लंबे होते हैं। तो इस सारे फिनोमेना को फोटो पीरियोडिज्म कहते हैं। आगे जी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो यार यूनिवर्सल फैक्टर है किसी भी चीज की ग्रोथ में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में। फॉर सक्सेसफुल ग्रोथ रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी, बिल्कुल हमें पता है। विदाउट ऑक्सीजन नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज पॉसिबल, हमें पता है कि ऑक्सीजन के बगैर मेटाबॉलिक एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, ग्लूकोज टूट ही नहीं सकती ऑक्सीजन के बगैर। एंड नो ग्रोथ टेक्स, अच्छा ग्लूकोज टूट सकती है ऑक्सीजन के बगैर, बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन मेन जो 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 होती है एरोबिक जो ग्लाइकोलाइसिस है वो नहीं हो सकती, एनारोबिक हो सकती है, लेकिन एनारोबिक का मसला ये है कि उससे सिर्फ एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से सिर्फ 2 एटीपी निकलते हैं, और एनारोबिक से कितने ज्यादा निकलते हैं, 30-32 निकलते हैं, नेट की बात कर रहा हूँ। एंड नो ग्रोथ टेक्स प्लेस, और कोई ग्रोथ भी नहीं होती ऑक्सीजन के बगैर, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी रुक जाती है, और बहुत सारे एंजाइम्स भी ऐसे हैं हमारे जिसम में जो कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब वेरी हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हाउएवर इनहिबिट्स ग्रोथ। अच्छा, एक बात ये है कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा सप्लाई भी होगी तो फिर भी ग्रोथ रुक जाएगी।
कार्बन डाइऑक्साइड, वी नो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में अपना पार्ट प्ले करते हैं। फोटोसिंथेसिस का जो फॉर्मूला भी लिखते हैं उसमें भी जो ग्लूकोज, इधर वाली साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिखते हैं ना, इधर वाली साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड और फिर एरो लगा के और फिर इधर ग्लूकोज हम लिखते हैं। बट अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ इट कैन रिटार्ड ग्रोथ, बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह ही, कि ज्यादा कंसंट्रेशन देंगे फिर भी रोक देगी ग्रोथ, कम देंगे फिर भी नॉर्मल क्वांटिटी में मिल जाएगी। वाटर बाय अब्सॉर्बिंग वाटर द सेल एलोंगेट, हमें पता है कि सेल की इलोंगेशन में वाटर पार्ट प्ले करता है। दी प्लांट ग्रो सीजीज इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, हमें भी पता है कि वाटर नहीं होगा तो फिर पौधा नहीं ग्रो कर पाता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई एनर्जी टू ग्रोइंग प्लांट्स विद द इंक्रीज इन न्यूट्रिशन ग्रोथ इंक्रीजेस वेयर एज डिक्रीज इन न्यूट्रिशन कॉजेज रिटार्डेशन ग्रोथ। बिल्कुल हमारी तरह अगर हम रोटी खाना छोड़ दें तो हमारी ग्रोथ रुक ही जाएगी, और रोटी ज्यादा खाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे तो ग्रोथ बढ़ जाएगी। अच्छा जी, इंटरनल फैक्टर्स में हार्मोन्स और विटामिन, हार्मोन्स और विटामिन की थोड़ी सी बात पहले भी हार्मोन्स की बात की थी मैंने, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में भी शायद, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल वाले चैप्टर में की थी और फिर उससे पिछले वाले चैप्टर में की थी कि कैसे कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में हार्मोन्स की बात की थी, पौधे के हार्मोन्स की बात की थी। प्लांट हार्मोन्स आल्सो इन्फ्लुएंस ग्रोथ, ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड की वहां पर बात हुई थी, ये इलोंगेशन ऑफ सेल करवाते हैं। विटामिन भी बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और पौधों के लिए भी। विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड विद इन द प्लांट बॉडीज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और अच्छी बात यह है कि पौधे भी, पौधे जो है वो विटामिन खुद से बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। इफ द प्लांट्स आर ग्रोन इन डार्क द विटामिन डेफिशिएंसीज आर इंड्यूस्ड एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी डिसीजेस, तो अगर पौधा जो है वो अंधेरे में उगाएंगे तो जो विटामिन की डेफिशिएंसीज हो जाएंगी पौधे को, और अ, उसकी वजह से उसकी पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। ठीक है जी, बाकी हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।